नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। सुबह की घड़ी में बज रहे हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरों से इस वक्त की शुरुआत करेंगे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, जिस पर अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है, जहां मोदी सरकार के कानून वापस लेने पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होगी। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। बता दें कि इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक करेगा, जिसमें सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने पर यहां चर्चा की जाएगी। बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होनी है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह बैठक होगी। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां कृषि कानून वापस लेने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक की जाएगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने पर यहां पर बैठक में चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, अब कृषि कानून वापस ले लिया गया है, राजनीति का मुद्दा खत्म कर दिया गया है। अब आगे कृषि कानून को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि आगे और किसानों को क्या कुछ करना है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें लगभग 40 के करीब किसान संगठन है जो इस बैठक में हिस्सा लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरह से कहा था कि कानून बेशक वापस हो गए हैं, लेकिन जब तक संसद में निरस्त नहीं हो जाते तब तक वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। तो उस बयान के बाद एक बैठक की चर्चा जरूर चल रही थी कि एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी की सहमति से निर्णय होगा कि किसान वापस जाएंगे अभी या संसद में बिल निरस्त होने के बाद वापस जाएंगे। दूसरा, जो एमएसपी का मुद्दा है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि किस तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो एमएसपी को भी कानून के रूप में लेके आए। और वो क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है 29 तारीख से, तो किसानों की कोशिश रहेगी कि बैठक में निर्णय कर इस बात पर भी जोर दिया जाए कि जो एमएसपी है उसको गारंटी कानून के रूप में लिया जाए। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक किसान मोर्चा की रहेगी, जिसमें जो बाकी के बचे मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल प्रवीण, ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर जहां देश भर में विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस विरोध पर लगाम लग गई है। हालांकि इस दौरान किसानों का लगातार मांग यही थी कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन अब एक और टर्म्स एंड कंडीशन सरकार के फैसले पर लगा दी गई है कि जब तक ये कानून प्रशासनिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर रद्द नहीं किया जाएगा, संसद सत्र में रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक घर वापसी नहीं होगी किसानों की। जी बिल्कुल, देखिए किसानों की बिल्कुल जिद है कि जब तक निरस्त नहीं होते कानून संसद में संवैधानिक तरीके से, तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रगति, एक जो बड़ी कंडीशन किसान नेताओं ने लगाई है वो एमएसपी की लगाई है कि 3 कानून तो सरकार ने रद्द कर दिए, लेकिन जो एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की जो बात किसान कर रहे थे उस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसमें एक कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया है, जिसमें किसान नेता होंगे, अर्थशास्त्री होंगे और कुछ वैज्ञानिक भी होंगे। जो कृषि आधारित हमारी वाणिज्य को देखते हैं, ऐसे लोग भी उसमें शामिल होंगे। वो तय करेंगे कि किसानों को किस तरह से उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। लेकिन उस कमेटी के मामले को लेकर किसान कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर रहे हैं सरकार पर, और यही कारण है कि जब तक बिल्कुल प्रवीण, विश्वास नहीं किया जा रहा है सरकार पर। लेकिन यहाँ इस दौरान एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार लगातार बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान बातचीत के माध्यम से आगे नहीं बढ़ना चाहते। विरोध के स्वर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मामला एमएसपी का हो, चाहे कृषि कानून का हो। प्रकृति, देखिए यहाँ पर किसान नेताओं से जिस तरह से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार ने लगभग 1 साल पहले ये कानून उन पर थोप दिए थे अचानक से, उसी तरह से अचानक से इन कानूनों को वापस ले लिया गया। ना तो ये कानून उनको लागू करते वक्त उनसे चर्चा की गई और ना ही इन कानूनों को वापस लेते वक्त उनसे चर्चा की गई कि वो क्या चाहते हैं इस कानून के बाद। क्योंकि कृषि सुधार बहुत जरूरी है देश में, क्योंकि किसानों की जो हालत की अगर हम बात करें तो वाकई देश में किसानों की हालत खराब है। तो उसको लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों में रोष है कि बिना किसानों से चर्चा के कानून लाया जाता है। बिल्कुल प्रवीण, किसानों की नाराजगी लगातार बरकरार है। अब ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज आयोजित की गई है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। इसमें आगे के मुद्दों को लेकर तमाम रणनीति तय की जाएगी। अब देखना ये होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या कुछ नया फैसला यहाँ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की दूसरी और बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस अब किसान विजय दिवस मनाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून वापसी पर यह विजय दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है, जहां कांग्रेस किसान विजय दिवस मनाएगी। कृषि कानून की वापसी को लेकर कांग्रेस किसान विजय दिवस मनाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून वापस हो गया है, जिसको लेकर जहां किसानों में खुशी देखने को मिल रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अब विजय दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जहां कृषि कानून को लेकर देश भर में विरोध जताया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से किसानों की खुशी वापस आ गई है, क्योंकि तीनों कृषि कानून रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। ऐसे में कांग्रेस का उत्साह भी चरम पर देखने को मिल रहा है। किसान विजय दिवस मनाने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जी प्रगति, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस जो है लगातार किसान आंदोलन के मुद्दे को भुनाने में लगी हुई थी, और ऐसे में जब पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून निरस्त करने की बात कही, तो ऐसे में कांग्रेस जो है आज विजय दिवस के रूप में मनाएगी। हालांकि जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के दिशा निर्देश पर जन जागरण यात्रा और जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है, वो भी अनवरत जारी है। तो ऐसे में पद यात्रा के साथ साथ अब जो ये किसान कृषि कानून वापस लिए गए हैं, तो इसे लेकर किसान विजय दिवस के तौर पर इसे मनाया जाएगा। तो तमाम जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है। हालांकि अभी किस तरह से कांग्रेस मनाएगी, क्योंकि काफी देरी से ये फैसला लिया गया, तो ऐसे में फिलहाल तो रणनीति को इस तरह की तैयार नहीं की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस हाईकमान के आदेश हैं, तो पद यात्रा के साथ साथ विजय दिवस मनाने में भी कांग्रेस जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल पूजा, हालांकि कोई रणनीति नहीं बनाई गई है, लेकिन खुशी जाहिर करने के लिए एक तलाश जो कांग्रेस को थी, वो अब उनको मिल गई है, क्योंकि किसानों के विरोध में कांग्रेस ने हमेशा ही साथ दिया, और आखिरकार अब किसानों के साथ साथ कांग्रेस की भी ये बड़ी जीत निकल करके सामने आई है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। बिल्कुल देखिए प्रगति, जब पीएम मोदी ने ये घोषणा की कि कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, तो ऐसे में जितने भी किसान नेता थे उनमें खुशी का माहौल तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जितने कांग्रेसी नेता थे वो भी किसानों की तरफ कूच कर गए। जहां पर किसान धरने पर बैठे थे, वहां जश्न का माहौल नजर आया। मिठाइयां खिलाकर कांग्रेसी नेताओं ने किसानों का मुंह मीठा करवाकर इस उत्साह को मनाया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं इस विजय दिवस के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि वे किसानों के साथ खड़ी है, और ये सामूहिक जश्न है कांग्रेस का और किसानों का। तो इसलिए इस तरह की पहल कांग्रेस द्वारा की जा रही है। ये सामूहिक जश्न है किसानों का भी और कांग्रेस का भी। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति करने से बात कहीं से नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये फैसला चुनाव को देखते हुए लिया है। देखिए, विपक्ष का काम ही होता है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, कोई नई नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि किसानों के आगे सरकार झुक गई है, लेकिन तर्क वितर्क काफी दिए जा रहे हैं इस मामले में। जहां भाजपा इस निर्णय का, पीएम मोदी के निर्णय का स्वागत कर रही है, वहीं कांग्रेस और दबी जुबान में जो है कुछ भाजपा भी इस बात को लेकर चर्चा में है कि जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश में जिस तरह से एक आग पकड़ गया था, और खासकर हरियाणा की यदि बात की जाए तो हरियाणा के भाजपा नेताओं को काफी परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में किसान आंदोलन कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ये तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना। लेकिन कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन इससे भाजपा को काफी जो है नुकसान हुआ है, और इसको डैमेज कंट्रोल एक तरह से कहा जा सकता है। और बिल्कुल पूजा, हालांकि विपक्ष जहां इसे राजनीति का मुद्दा बता रहा है, लेकिन अब भाजपाइयों की तरफ से लगातार बीजेपी के लोगों की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि केंद्र सरकार राजनीति का मुद्दा विपक्ष को नहीं देना चाहती। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की बात को, कांग्रेस के विरोध को आगे करते हुए और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने का ये फैसला पीएम मोदी की तरफ से लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये तमाम जानकारियां मैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बढ़ते आगे इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोहारू से इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर, जहां जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर, विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, समस्या का समाधान जल्द हो, ऐसा बयान भी जेपी दलाल की तरफ से सामने आया है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाया है, विश्राम गृह में लोगों की तमाम समस्याएं सुनी है, साथ ही उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महासिंह लोहारू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महासिंह, लगातार जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है। जेपी दलाल ने इस दौरान विश्राम गृह में जनता की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, लोहारू विश्राम गृह में जनता दरबार लगाया गया है सिंचाई विभाग और पब्लिक हेल्थ की द्वारा, और इसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री जेपी दलाल थे। यहाँ पर सैकड़ों जो है शिकायतें आई, तो उनके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। और इस दरबार के अंदर सिंचाई विभाग के एसी देवेंद्र सहित चंडीगढ़ से आला अधिकारी मौजूद थे। और कृषि मंत्री का कहना था कि हर घर में जल से नल शुद्ध पानी देना प्रदेश के अंदर, और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराना सरकार का उद्देश्य है। जी बिल्कुल महासिंह, हालांकि इस दौरान तमाम समस्याएं बिजली पानी को लेकर जहां सुनी गई, वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, साथ ही तमाम लोगों को यह आश्वासन भी दिया गया है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। देखिए, कृषि मंत्री ने दरबार में अधिकारियों को निर्देश दिए समाधान के, और ये भी कहा है अधिकारियों को अगला जो दरबार लगेगा उसका फीडबैक जो शिकायतें आई है इनका लिया जाएगा, कितने का निदान हुआ, कितने नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती उस पर सख्ती बरती जाएगी। जब प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दरियादिली दिखाई है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, और अब किसानों को इसका सम्मान करना चाहिए, और किसानों को धरने से वापस लौट के अपने काम पर लग जाना चाहिए। जी बिल्कुल महासिंह, हालांकि इस दौरान तमाम समस्याएं सुनी गई हैं जेपी दलाल की तरफ से, लेकिन किसानों को लेकर के और तमाम बड़ी समस्याएं भी जो सामने आ रही हैं उस पर भी रणनीति बनाई गई है। उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ इस दौरान समस्याओं का समाधान? देखिए, सबसे ज्यादा अगर दरबार में शिकायतें थी तो नहरी पानी की थी, और कृषि मंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि नहरी पानी द्वारा खेतों में टैंक बना करके और उनमें पानी इकट्ठा करके एक समूह बना के किसानों को ड्रिप इरिगेशन द्वारा पानी दिया जाए, ताकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके अंदर पानी की जो फसलें बर्बाद हो जाती है पानी की वजह से, तो वो ना हो और किसानों को दक्षिणी हरियाणा में फायदा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महासिंह, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल का तोशाम दौरा है। सुबह 10 बजे तोशाम पहुंचेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। इस वक्त की बड़ी खबर, तोशाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तोशाम दौरा प्रस्तावित है कृषि मंत्री जेपी दलाल का, सुबह 10 बजे तोशाम पहुंचेंगे कृषि मंत्री, और इस दौरान तोशाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे जेपी दलाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल का तोशाम दौरा है, सुबह 10 बजे तोशाम पहुंचेंगे कृषि मंत्री, और इस दौरान तोशाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे। तो कृषि मंत्री सुबह 10 बजे तोशाम पहुंचेंगे, उनका दौरा है तोशाम में, वहीं इस दौरान वो तोशाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल का तोशाम दौरा, सुबह 10 बजे तोशाम पहुंचेंगे और कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे। तो लगातार एक के बाद एक एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार, जहां कृषि मंत्री भी एक तरफ जन समस्याएं सुन रहे हैं, वहीं अब उनका प्रस्तावित दौरा सुबह 10 बजे कृषि मंत्री तोशाम पहुंचेंगे, उनका तोशाम का दौरा प्रस्तावित है, और इस दौरान कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी कृषि मंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री जेपी दलाल का तोशाम दौरा है, यहां तोशाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे तोशाम पहुंचेंगे कृषि मंत्री। लगातार किसानों की समस्याओं से रूबरू होने के बाद अब कृषि मंत्री तोशाम का रुख करेंगे, जहां वो तोशाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे कृषि मंत्री तोशाम पहुंचेंगे, जहां तोशाम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महासिंह तोशाम से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। महासिंह, कृषि मंत्री एक के बाद एक जहां बैठकें कर रहे हैं, जहां सुनवाई कर रहे हैं, वहीं अब उनका तोशाम में दौरा प्रस्तावित है, जहां वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज कृषि मंत्री के तोशाम में और लुहारू विधानसभा के काफी दौरे हैं और तोशाम के मिनी सचिवालय के अंदर भवन का उद्घाटन करने का भी उनका प्रस्तावित दौरा है और वहां पर भी लोगों की जो है, किसानों की, अन्य लोगों की भी शिकायतें सुनेंगे। जी बिल्कुल। इस दौरान उनके साथ और कौन वहां पर मौजूद नजर आएगा, क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी इस दौरान किया जाएगा। सुबह 10 बजे तोशाम पहुंचेंगे कृषि मंत्री। लोगों के बीच क्या कुछ माहौल? देखिए, ये सूचना शाम को PRO द्वारा बताई गई थी। तोशाम का वाले का दौरा है और वहां पर जो जिले के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिलेंगे महासिंह? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कृषि मंत्री के दौरे होते तब किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से PM मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का घोषणा की है, उसके बाद यहाँ पर एक जो भाजपा और JJP के जो नेता है उन्होंने राहत महसूस की है, क्योंकि किसानों ने ऐलान करा है तो गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इस तरह से प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चुनौती रहती थी सुरक्षा की, तो इस तरह से प्रशासन और इनमें राहत महसूस की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महासिंह, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात अब गुरुग्राम की करेंगे, जहां गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम अब गार्बेज फ्री सिटी बन गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम को मिलेगा अवार्ड। दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुग्राम को सम्मानित किया जाएगा, गुरुग्राम को अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम अब गार्बेज फ्री सिटी बन गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुग्राम को अवार्ड मिलेगा। रोहतक शहर को भी अवार्ड दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गार्बेज फ्री सिटी बनने पर गुरुग्राम को अवार्ड मिलेगा, रोहतक को भी अवार्ड दिया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम अब गार्बेज फ्री सिटी बन गया है, यानी कि गुरुग्राम में कूड़े का ढेर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। गार्बेज फ्री सिटी गुरुग्राम बन गया है, जिसके लिए गुरुग्राम को अवार्ड से नवाजा जाएगा। रोहतक शहर को भी यह अवार्ड मिलेगा। बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुग्राम को यह अवार्ड दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गुरुग्राम को अवार्ड मिलेगा, दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुग्राम को अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम अब गार्बेज फ्री सिटी बन गया है। तो रोहतक शहर को भी अवार्ड दिया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम अब गार्बेज फ्री सिटी बन गया है, जिसके लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुग्राम को अवार्ड मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, क्योंकि लंबे समय से जहां लोगों को कूड़े कचरे के ढेर लगे होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए संजीदगी से तमाम कार्य किए और अब गुरुग्राम में प्रशासन की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि गुरुग्राम अब गार्बेज फ्री सिटी बन गया है, जिसके लिए अब गुरुग्राम को अवार्ड मिलने जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुग्राम को यह अवार्ड दिया जाएगा। रोहतक शहर को भी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि गार्बेज फ्री सिटी गुरुग्राम बन गया है, जहां कूड़े कचरे के ढेर नहीं लगे हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, गुरुग्राम को गार्बेज फ्री सिटी बनने के लिए अवार्ड दिया जाएगा, रोहतक शहर को भी इस अवार्ड की कड़ी में शामिल किया गया है। तो लगता है मोहित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे मोहित से संपर्क बनाने की, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, गार्बेज फ्री सिटी बनने पर गुरुग्राम को ये अवार्ड मिलेगा। बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुग्राम को और गुरुग्राम के साथ साथ रोहतक शहर को भी अवार्ड की कड़ी में शामिल किया गया है, जहां इन दोनों ही जगहों को अवार्ड दिया जाएगा। गुरुग्राम और रोहतक दोनों को अवार्ड मिलेगा। और मोहित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, गुरुग्राम को गार्बेज फ्री सिटी बनने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है।
बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। प्रदूषण से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर, एनसीआर का एक्यूआई लेवल अब काफी हद तक आगे बढ़ गया है, 355 के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद में एक्यूआई 214 के पार, वहीं गुरुग्राम में एक्यूआई 200 के पार पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि शासन और प्रशासन की कवायद भी लगातार तेज देखने को मिल रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए हर कदम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हवा में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। एनसीआर का एक्यूआई लेवल 355 के पार पहुंच गया है, जबकि फरीदाबाद में एक्यूआई 214 के पार है। वहीं गुरुग्राम में एक्यूआई 200 को पार कर चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली एनसीआर की हवा में फिलहाल कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम बड़े कदम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। फरीदाबाद में एक्यूआई 214 के पार पहुंच गया है, जबकि गुरुग्राम में एक्यूआई 200 पार कर चुका है। वहीं एनसीआर का एक्यूआई लेवल 355 के पार पहुंच चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। एनसीआर का एक्यूआई 355 पार कर चुका है, जबकि फरीदाबाद में एक्यूआई 214 के पार हो गया है। वहीं गुरुग्राम में एक्यूआई 200 पार कर चुका है। हालांकि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकार, प्रशासन, नगर निगम और जनता पूरी कोशिश कर रही है, पूरी मेहनत की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके हवा में सुधार देखने को नहीं मिल रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, लगातार प्रशासन मेहनत कर रहा है, तमाम कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार देखने को नहीं मिल रहा। जी, मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम जिले की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम जिले में लगातार जो एक्यूआई लेवल है वो दिवाली के बाद से ही जो खराब श्रेणी के अंदर था, और दिवाली के एक हफ्ते के बाद तकरीबन 350 के पार ये चला गया। तो ऐसे में आज भी जो है एक्यूआई लेवल 250 के आसपास है, जिसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो गुरुग्राम में ट्रैफिक है, ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी है। और घंटों जो वाहन है, क्योंकि जो आर्थिक नगरी जो है गुरुग्राम को कहा जाता है, और बड़े बड़े राज्यों से, दूसरे आसपास के जिलों से गुरुग्राम के अंदर लोग नौकरी पेशा करने के लिए आते हैं, और ऐसे में सड़कों पर जो है लंबी लंबी कतारें ट्रैफिक की रहती हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं। ऐसे में लगातार जो है कोई सख्त निर्णय ना लेने की वजह से, सरकार की वजह से, ये पूरा जो पोल्यूशन है वो लगातार गुरुग्राम में बढ़ रहा है। बिल्कुल मोहित, हालांकि गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बात अगर एनसीआर की करें तो सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल यहीं पर दर्ज किया गया है, 355 पार कर चुका है एक्यूआई लेवल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर हम बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे बहादुरगढ़ की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, मगर सबसे ज्यादा जो खराब श्रेणी की अगर बात करें तो वो गुरुग्राम का ही माना जाता है। और बता दूं, जब देश के सबसे पोल्यूटेड, यानी देश के सबसे पोल्यूटेड शहरों की जब बात होती है तो उस श्रेणी के अंदर भी गुरुग्राम का नंबर जो है वो अव्वल नंबर पर आता है। बिल्कुल मोहित, हालांकि प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन तमाम कड़े कदम भी उठा रही है, लेकिन बावजूद इसके हवा में सुधार देखने को नहीं मिल रहा। अब देखना ये होगा कि बढ़ते हवा के गिरते स्तर को लेकर अब प्रशासन क्या कुछ और एक्शन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की और बड़ी खबर का। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस गिरफ्त में दुष्कर्म के 2 आरोपी। गोहाना बरौदा थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की 7वीं बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है, जहां पुलिस गिरफ्त में दुष्कर्म के 2 आरोपी। इन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोहाना बरौदा थाना पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट इन आरोपियों पर आगे की सुनवाई करेगा, फैसला लेगा। गोहाना में पुलिस गिरफ्त में है दुष्कर्म के दोनों आरोपी, जहां गोहाना बरौदा थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर, 7वीं बड़ी खबर, 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में 7वीं बड़ी खबर गोहाना से, जहां दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोहाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बरौदा थाना की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेशी देनी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां
पुलिस गिरफ्त में है दुष्कर्म के 2 आरोपी। बता दें कि आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोहाना बरौदा थाना पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे, रुक करेंगे अब इस वक्त की 8वीं बड़ी खबर का। गन्नौर से इस वक्त की 8वीं बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने परिवार पर गोलियां बरसाई हैं। जो है इस वक्त की बड़ी खबर, आपसी रंजिश को लेकर ये गोलियों का मामला सामने आया है। बता दें कि आपसी रंजिश के तहत ये फायरिंग का मामला निकल करके सामने आया। हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदमाशों ने एक परिवार पर गोलियां बरसाई हैं। आपसी रंजिश का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने एक परिवार के 4 लोगों को फायरिंग के चलते घायल कर दिया है। बदमाशों ने परिवार पर गोलियां बरसाई हैं। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। तो बढ़ते आगे, 9 बजे की इस वक्त की आखिरी और 9वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे सोनीपत से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेजधार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं वारदात को अंजाम देकर पति मौके से फरार हो गया है। आरोपी पति की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आखिरी और 9वीं बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और पति मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोपी पति की तलाश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं वारदात को अंजाम देकर पति मौके से फरार हो गया है। तो 9 बजे की 9 तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।